नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अशोक। मेरे चैनल सेहत संदेश में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की टॉपिक है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार क्यों होता है? इसके लक्षण क्या हैं? कारण क्या हैं? बचाव क्या है? इलाज क्या है? इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा और अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि डेंगू फोबिया क्या होता है और इसके क्या नुकसान हैं। डेंगू बुखार डेंगू वायरस से संक्रमित एडीज प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी है। यह दुनिया के लगभग 100 उन देशों में पाई जाती है जहाँ गर्मी पड़ती है और बरसात भी होती है। भारत में पिछले कुछ सालों से इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया है और भारत में ये बीमारी सितंबर-अक्टूबर के महीने में खास तौर से देखी जाती है और यह बीमारी शहरों में ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि वहाँ कम एरिया में ज़्यादा लोग निवास करते हैं, तो साफ सफाई की कमी होती है और ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह बुजुर्ग हो, चाहे वह युवा हो, किसी को भी हो सकती है। अब आइए जानते हैं इस बीमारी का कारण क्या है। यह बीमारी एडीज प्रजाति के कई मच्छरों के द्वारा फैलती है, लेकिन इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है उस मच्छर का नाम है एडीज इजिप्टी। यह मच्छर हमारे घरों के आसपास साफ पानी जो इकट्ठा होता है उसी में अंडे देता है और यह शाम को भी काट सकता है, परंतु ज़्यादातर यह दिन में ही काटता है। डेंगू वायरस 4 प्रकार के होते हैं: DEN1, DEN2, DEN3 और DEN4। और इन चारों प्रकार के जो वायरस हैं, इनसे होने वाले जो डेंगू बुखार है, उसकी गंभीरता भी अलग-अलग होती है। इसमें पहले प्रकार के वायरस और तीसरे और चौथे प्रकार के वायरस, इनसे जो डेंगू होता है, वो अक्सर फर्स्ट स्टेज के बाद ठीक हो जाता है। और जो इसमें सेकंड वाला वायरस है DEN2, इससे होने वाला जो डेंगू है वो काफ़ी खतरनाक होता है। इसमें मरीज का जो प्लेटलेट्स होता है वो तेज़ी से कम होता है। डेंगू वायरस का जो जीवन चक्र है वो मच्छर से इंसान और इंसान से मच्छरों तक इसी में घूमता रहता है। जब कोई डेंगू से पीड़ित मरीज होता है, उसको जब कोई एडीज प्रजाति का मच्छर काटता है, उस मरीज से ये वायरस उस मच्छर के अंदर चला जाता है और फिर यह मच्छर इस वायरस से संक्रमित हो जाता है और आसान शब्दों में कहें तो यह मच्छर खुद ही उस वायरस से बीमार हो जाता है और यह बीमार मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये वायरस उस स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है और फिर 4-5 दिनों में उस मरीज को भी डेंगू के लक्षण जो है दिखाई देने लगते हैं। डेंगू वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्ट नहीं फैलता है। जब तक एडिस प्रजाति का मच्छर नहीं रहेगा, तब तक यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल ही नहीं सकता है। अब आइए देखते हैं इस डेंगू की पहचान क्या है, के लक्षण क्या हैं, कैसे हम जानेंगे कि ये डेंगू बुखार ही है। डेंगू बुखार के 3 स्टेज होती है। इसमें फर्स्ट स्टेज DF होती है, अर्थात डेंगू फीवर। जो सेकंड स्टेज होती है HDF, अर्थात हेमोरेजिक डेंगू फीवर। और जो तीसरी स्टेज होती है वो DSS, अर्थात डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें सबसे पहले मरीज को बहुत तेज बुखार आता है और ये बुखार 103 से 104 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। सिर में तेज दर्द, आँखों के पीछे दर्द, मितली और उल्टी और बहुत ज़्यादा थकान होती है और उसके हड्डियों में, उसके जोड़ों में, मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द होता है। इसीलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ग्रंथियों में सूजन हो जाती है और ये सूजन कान के नीचे एक्जिला में या जांघ और कूल्हे की जो जोड़ होती है वहाँ पे ये सूजन हो सकती है। शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं। ये सब इसके सामान्य लक्षण हैं। अब आइए देखते हैं कि डेंगू की डायग्नोसिस बनाने के लिए कौन-कौन सी जाँच, कौन सा टेस्ट होता है। तो इसके लिए कई प्रकार की जाँच होती है, लेकिन आम तौर पर 2 जाँच करवाई जाती है, जिसमें पहला है NS1 एंटीजन टेस्ट
इसे रैपिड डेंगू टेस्ट भी कहा जाता है। इसकी विश्वसनीयता 90% होती है। यदि यह टेस्ट पॉजिटिव आए तो और कंफर्म करने के लिए एलाइजा टेस्ट करवाया जाता है, और यदि एलाइजा टेस्ट भी पॉजिटिव आए तो कंफर्म हो जाता है कि डेंगू ही है, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता लगभग 100% होती है। परंतु इसकी रिपोर्ट आने में 4-5 दिन का समय लग जाता है। इसके साथ साथ सीबीसी का भी टेस्ट करवाया जाता है। सीबीसी अर्थात कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों की संख्या नॉर्मल से कम आती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रति माइक्रोलीटर खून में प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल संख्या होती है वो 1.5 लाख से 4 लाख होती है, परंतु डेंगू बुखार में यह संख्या तेजी से घटती है। ज़्यादातर मरीज फर्स्ट स्टेज के बाद सामान्य चिकित्सा और देखभाल से ही 7 से 10 दिनों में आराम से ठीक हो जाते हैं, परंतु कुछ मरीज फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज अर्थात HDF हेमोरेजिक डेंगू फीवर में चले जाते हैं। तो उपरोक्त लक्षणों के साथ साथ उनके जो मसूड़ों से, नाक से, उल्टी में, पेशाब में और मल में खून आने लगता है। यह स्थिति गंभीर होती है। इसके साथ साथ इनमें से भी कुछ मरीज थर्ड स्टेज में चले जाते हैं, जिसे TSS अर्थात डेंगू शाक सिंड्रोम कहा जाता है। यह स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसमें जो है प्लेटलेट्स की तरह ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है और मरीज को लगातार उल्टी होती है, पेट में दर्द होने लगता है, उसकी सांस जो है तेज तेज चलने लगती है। तो जैसे ही मरीज को सेकंड स्टेज आए, मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में IV फ्लूइड चढ़ाने के लिए, प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन वगैरह सब इमरजेंसी व्यवस्था होती है। अब आइए देखते हैं कि डेंगू फीवर का इलाज क्या है। डेंगू एक वायरल बीमारी है। इसको एंटीबायोटिक से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसमें लाक्षणिक इलाज ही किया जाता है। यदि प्रथम स्टेज में लापरवाही नहीं किया जाए तो डेंगू फीवर में जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है, 2 से 3% है। प्रथम स्टेज के 90% मरीज सामान्य चिकित्सा और देखभाल से 7 से 10 दिनों में आराम से ठीक हो जाते हैं, परंतु प्रथम स्टेज में ध्यान देने की ज़रूरत होती है। प्रथम स्टेज में जब मरीज रहता है उस समय 3-4 दिन लगातार प्लेटलेट्स की जांच करवाकर ये देखते रहना चाहिए कि प्लेटलेट्स घट रहा है या बढ़ रहा है। यदि घट रहा है तो किस रफ्तार से घट रहा है। इसके साथ साथ मरीज को आराम करना चाहिए। लिक्विड के रूप में नारियल पानी, नींबू पानी और ORS का घोल पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। भोजन में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले और प्लेटलेट्स बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। इसमें पपीते की पत्ती या फल, संतरा, आंवला, गिलोय, कीवी, इन सब का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बकरी का दूध भी काफ़ी प्रचलित है, परंतु अभी तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दर्द बुखार के लिए पैरासीटामॉल ही काफ़ी सुरक्षित है। इसमें आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन जैसी दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लीडिंग की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना के बाद भी यदि डेंगू फीवर का सेकंड स्टेज आ जाए तो मरीज को अस्पताल में भर्ती होना ज़रूरी होता है। अब आइए देखते हैं कि डेंगू फीवर से बचाव क्या है, सावधानी क्या है। हम कौन सी सावधानी करें कि डेंगू फीवर की नौबत ही न आए। तो इसके लिए मच्छरों से बचाव ही डेंगू से बचाव है। अपने रूम के खिड़कियों पर जाली लगाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छर भगाने वाले अगरबत्ती का प्रयोग भी कुछ समय के लिए कर सकते हैं। शाम को बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएं और जो भाग खुले हों वहाँ पे मच्छर रोधी लोशन या क्रीम लगा सकते हैं। यदि ये सब बचाव किए जाएं तो डेंगू फीवर की नौबत ही नहीं आएगी। अब अंत में आइए देखते हैं कि डेंगू फोबिया क्या है। डेंगू फोबिया अर्थात डेंगू से बहुत ज़्यादा डर। तो याद रखिए, आप जिस चीज़ से ज़्यादा डरते हैं, आपका फ़ायदा उठाने वाले लोग उसी चीज़ से आपको ज़्यादा डराते हैं। काफ़ी लोग प्लेटलेट्स के
नॉर्मल से थोड़ा कम होते ही काफ़ी पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मुझे तो डेंगू हो गया, अब मेरी जान बचेगी या नहीं बचेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके प्लेटलेट्स की जो संख्या है नॉर्मल से थोड़ा कम हो गई तो आपको डेंगू हो गया। डेंगू के लिए जो प्रमाणिक जाँच है वो रैपिड डेंगू टेस्ट और एलाइजा टेस्ट ही है। प्लेटलेट्स का कम होना डेंगू के अनेक लक्षणों में से मात्र एक लक्षण है। प्लेटलेट्स कम होने के कई कारण होते हैं। जब भी आपके शरीर में कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल से कुछ कम हो जाती है। यहाँ तक कि सामान्य सर्दी जुकाम में भी प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल से कुछ कम हो जाती है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसी स्थिति आए तो धैर्य रखें और जब तक जांच न हो जाए तब तक अपने आप को डेंगू का मरीज तुरंत न मान लें और बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, धैर्य रखें। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको डेंगू फीवर और डेंगू फोबिया दोनों से बचाएगी। मेरी हर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।